तो क्या हो जाएगा, लुक एट दिस, तो यहाँ पे ये आ जाएगा मेरे पास में। मान लीजिए ये कोई एक वॉल है, एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जिसका आंसर सबको देना है। गिने चुने 8, 10 या 15 बच्चों के अलावा कोई नहीं बोल रहा क्लास के अंदर। मत करिए ऐसा, आंसर देने की कोशिश करिए दोस्तों। ये आपके पास में एक मेसनरी वॉल है, मेसनरी वॉल है, और ये आपने डोर यानी कि ओपनिंग दे रखी है, और इस ओपनिंग के ऊपर आपने जो है लिंटेल लगा रखा है। दिस इज द लिंटेल, ये आपने जो लगा रखा है वो लिंटेल है, राइट। हम ये जानते हैं कि भाई इस डोर के ऊपर जो ओपनिंग के ऊपर जो मटेरियल होता है वॉल का, उसका जो लोड है वो लोड इस सपोर्ट पे यानी कि इस रेस्पेक्टिव पोर्शन पे ट्रांसफर होता है। तो लिंटेल मेरे पास में फ्लेक्सर मेंबर की तरह डिजाइन होता है। कितना लोड होगा, कैसे होगा, वो लास्ट वाले चैप्टर में हम मिसलेनियस में देखेंगे, राइट। तो भाई ये मेरे पास में फ्लेक्सर मेंबर हो गया, तो ये एक तरीके से सपोर्ट की तरह काम करने लग गया, राइट। तो इसमें शियर फोर्स भी होगा। तो पॉइंट ये आता है, अगर मैं लिंटेल की इफेक्टिव डेप्थ डी मान लेता हूं, आपको मुझे ये बताना है इस मेसनरी वॉल के लिए क्रिटिकल सेक्शन कहां होगा, क्रिटिकल सेक्शन फॉर शियर कहां होगा। पहला ऑप्शन दे रखा है दैट इज डी डिस्टेंस पे फ्रॉम द ओपनिंग। दूसरा दे रखा है क्या हो जाएगा, दो ही तो ऑप्शन आपके पास में, क्या या तो डी डिस्टेंस पे या फेस ऑफ वॉल पे, या दोनों में से नहीं, या दोनों ही। आंसर प्लीज, आंसर प्लीज। सही हो या नहीं, हम रिप्लाई हमेशा, बिल्कुल। मैं कुछ लोगों को छोड़ के बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं सब लोग प्रॉपर इंटरेक्ट करो जितना कर सकते। नो में नहीं होगा, डी पे अनुज डी, ये तो जो है 10% या 12%। और मेसनरी वॉल के लिए IS 456-2000 के कोड नहीं लगते हैं, ये आरसीसी है, ये आरसीसी है, और ये मेसनरी है, लाइमस्टोन से बनी हुई दीवार है जो गांवों में अक्सर विलेजों में बनती हैं। और मेसनरी स्ट्रक्चर के लिए अलग कोड होता है, और उस कोड के हिसाब से आंसर दिया जाएगा, जो अभी तक मैंने आपको नहीं बताया। इसका मतलब तुम्हें नहीं पता है, इसका मतलब आप ओनली अभी तक की जो पढ़े है उसके हिसाब से आपने आंसर दिया है, और वो गलत है। हो सकता है मेसनरी वाले कोड के अंदर इन दोनों में से कोई एक सही हो, पॉसिबल है, बट अभी फिलहाल के लिए मान के चलूंगा कि आपने पढ़ा नहीं है कोड, तो ये जय माता दी करके जो टिक लगाते हैं वैसे सही हुआ होगा। सो दिस प्रोविजंस जो भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं, these provisions are not applicable for minor structural member like lintel। इनके लिए वैलिड नहीं है, और वैसे भी मेसनरी स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं तो ऐसे वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पे नोट करके पॉइंट लिखिए, नोट करके पॉइंट लिखिए। द अबव provision for critical shear, critical section, the above provision for critical section is not applicable for minor structural member एग्जाम्पल में लिख लो ब्रैकेट में, लाइक लिंटेल ETC। तो द अबव प्रोविजन फॉर क्रिटिकल सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर माइनर स्ट्रक्चरल मेंबर, ब्रैकेट में लिख लीजिए एग्जाम्पल करके, लिंटेल ETC माइनर स्ट्रक्चरल मेंबर, इनके लिए ये वैलिड नहीं है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको अलग चीजें अलग तरीके से बात करनी रहती हैं। सो ये आपके पास में आता है, हियर इट इज।
भी यहाँ जय माता दी करके लगा रहा था। चलो, इसलिए बोलते हैं बेटा जी बोलोगे ना तो पता चलेगा, वरना माइंड के अंदर जो चीज बैठी है वही अपने आप में सही मानी जाती है। चलो जी, तो ये हमारे पास में नॉर्मल जो है शियर को लेके हमारे पास जो है वो बातें हो गई कि भाई क्रिटिकल सेक्शन कहाँ होता है ना, और शियर क्या होता है, शियर स्ट्रेस डायग्राम क्या होता है, क्रैक कौन कौन से होते हैं, कहाँ होते हैं, कितने डिग्री एंगल पे होते हैं, किसका काम क्या है, वो सारे हमने रॉ मटेरियल इकट्ठा कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक काम करते हैं, 7वीं 8वीं क्लास में चलते हैं, 7th और 8th स्टैंडर्ड में, और वहां पे समझते हैं। वहां पे पहले नॉर्मल देसी बात कर लेते हैं, उसको फिर यहाँ अप्लाई करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मैं चाहता हूं इसमें तो सब आंसर दें, है ना। तो क्या होगा, मान लीजिए मैं 6th क्लास की बात कर रहा हूँ, 6th या 7th क्लास की बात कर रहा हूँ, आप समझदार हैं सारे। मान लीजिए मुझे 150 किलो न्यूटन का लोड उठाना है, 150 किलो न्यूटन का लोड उठाना है। 150 ज्यादा हो जाएगा, हम इसको 80 मान लेते हैं, हम 80 मान लेते हैं, ठीक है। 80 किलो न्यूटन का मान लीजिए मुझे लोड उठाना है, और एक आदमी की खुद की कैपेसिटी, मतलब आदमी बहुत सारे हैं, जिसमें से किसी भी एक को अगर मैं लेता हूं तो उसकी कैपेसिटी जो है वो 50 किलो न्यूटन है। ये मुझे क्या करवाना है, ट्रांसफर करवाना है। और एक आदमी की जो कैपेसिटी है वो मैं बोल देता हूँ 60 किलो न्यूटन उठा सकता है। आदमी की जो खुद की कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी कितनी है, 60 किलो न्यूटन की है। राइट, ठीक है। अब अगर मैं इस आदमी को सपोर्ट भी दे दूंगा, मतलब मेनली लोड यही उठाएगा। अगर मैं इसको सपोर्ट दे दूं, मान लो मैं बोल देता हूं कि एक आदमी और लगा लो, मेन कंपोनेंट रहेगा लोड उठाने वाला यही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, यही रहेगा, ठीक है ना। अगर मैं इसमें सपोर्ट दे देता हूं, मान लो मैंने कहा कि एक आदमी और एक्स्ट्रा ले ले, दूसरा और एक्स्ट्रा ले ले, तब ये उन सारे सपोर्ट के साथ यानी कि अलग अलग आदमियों के साथ मैक्सिमम जो ये लोड उठा सकता है, वो उठा सकता है 90 किलो न्यूटन का। आगे समझ में। अगर आदमी को कोई सपोर्ट नहीं दिया गया तो खुद 60 किलो न्यूटन का ले लेगा, और अगर बहुत सारे सपोर्ट दे दिए और सारे मिलके मैक्सिमम जो लोड उठा सकते हैं दैट इज द 90। इससे ज्यादा उनकी कैपेसिटी में नहीं आएगा, ठीक है। अब ये तो हमने कंडीशंस या बातें कर ली। अब आप मुझे एक चीज बताओ, अगर मुझे 40 किलो न्यूटन का लोड ट्रांसफर करना है तो क्या इस आदमी को सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी क्या? खुद की कैपेसिटी 60 है, टेल मी। अगर मुझे 40 यूनिट का लोड ट्रांसफर करना है, क्या मुझे इसको सपोर्ट देने की जरूरत पड़ेगी क्या? यानी कि अलग से कोई आदमी लाने पड़ेंगे क्या? आंसर होगा बिल्कुल नहीं सर, ये खुद ही 60 ले लेता है तो हमें 40 ट्रांसफर करना, देन ओके, कोई इश्यू नहीं है। तो जो मुझे ट्रांसफर करना है उसका वैल्यू अगर इससे कम है तो कोई जरूरत नहीं है, आराम से ये खुद ही ट्रांसफर कर लेगा, कोई हेडेक नहीं है। चलो अच्छी बात। अब दूसरी बात, अगर मैं बोल देता हूं कि भाई मुझे जो है वो 40 की बजाय मान लो मुझे 80 यूनिट का ट्रांसफर करना है, 80 यूनिट का ट्रांसफर करना है, तो क्या इसको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसकी खुद की कैपेसिटी तो 60 है, 20 एक्स्ट्रा आ गया जो ये नहीं ले सकता, तो क्या करेंगे? तो भाई सीधी सी बात है कि भाई जब मुझे 80 ट्रांसफर कराना है तो
मुझे ये क्या करेगा, 80 में से 60 तो खुद ले लेगा, बाकी जो 20 बचा है उसको ट्रांसफर करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा सपोर्ट की यानी कि एक्स्ट्रा आदमियों की जरूरत पड़ेगी। अब वो नॉर्मल भी हो, मतलब कुछ भी लगा सकते हैं जैसा आपको सही लगे। क्लियर हो गया? तो इसमें सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी कितने लोड को ट्रांसफर करने के लिए, तो जो बच रहा है उसको ट्रांसफर करने के लिए हमें जो है वो एक्स्ट्रा सपोर्ट यानी कि एक्स्ट्रा आदमियों की जरूरत पड़ेगी। क्लियर हो गया? अब मैं बोल देता हूं कि भाई मुझे 100 यूनिट का ट्रांसफर करना है। कितना करना? 100 यूनिट का। आप ये बताओ क्या ये आदमी खुद और सारे सपोर्ट के साथ मिलके क्या इस लोड को ट्रांसफर कर, क्या इसको उठा सकते हैं क्या? हमने ये क्या बोला था कि भाई सारे सपोर्ट दे भी दूं और ये खुद भी, तो भी ये कुल मिला के लोड कितना उठा सकते हैं? मैक्सिमम 90। हमें ट्रांसफर करना है 100। किसी भी सिचुएशन में ये जो है नहीं ले पाएगा, आपको ये आदमी ही बदलना पड़ेगा। बदलने का मतलब है इससे ज्यादा कैपेबल वाला आदमी लाना पड़ेगा, जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। क्लियर हो गया सबको? तो ये हम छोटी क्लास से देख सकते हैं। अब मैं इन्हीं चीज को क्या कर ले रहा हूं, इसी कंसेप्ट को मैं आरसीसी के नोटेशन पे ले आता हूं। पहला नोटेशन है टाउ वी यू, शियर स्ट्रेस ड्यू टू द लोड, जो मुझे ट्रांसफर करना रहता है। टाउ सी, कंक्रीट की खुद की कैपेसिटी बिना शियर रेनफोर्समेंट के, और ये हो जाएगा कंक्रीट की कैपेसिटी मैक्सिमम विथ शियर रेनफोर्समेंट, यानी कि शियर रेनफोर्समेंट जो हम लोग अलग से दे रहे हैं उसको देने के बाद में अब कंक्रीट कितना ले सकता है, दैट इज द टाउ सी मैक्स। हमने कोई सपोर्ट नहीं दिया, मतलब कोई अलग से रेनफोर्समेंट, शियर रेनफोर्समेंट नहीं दिया, तो वो है उस टाइम कंक्रीट की कैपेसिटी टाउ सी, और ये हमें ट्रांसफर करना है। को रिलेट कर लो। अगर मान लीजिए, अगर मैं इसका वैल्यू मान लेता हूं 60, इसका वैल्यू मान लेता हूं 90, सेम वैल्यू लिख रहा हूं। अब अगर मान लो मुझे 40 का ट्रांसफर करवाना है, बीम से अगर 40 का अगर शियर ट्रांसफर करवाना है, 40 यूनिट जो भी लगता है, तो 40 का अगर मुझे ट्रांसफर करवाना है तो क्या मुझे इसमें शियर एनफोर्समेंट देना होगा क्या? अभी के लिए, आगे स्कोर मॉडिफाई करेंगे जरूर। कंक्रीट की खुद की कैपेसिटी है बिना शियर एनफोर्समेंट के, 60 तक ले सकता है मान लेते हैं, और हमें ट्रांसफर करना 40। क्या हमें अलग से रेनफोर्समेंट देना पड़ेगा? आंसर होगा नहीं, ये खुद ही ले लेगा। क्यों ले लेगा? क्योंकि इसकी खुद की कैपेसिटी 60 है। नीड नॉट टू प्रोवाइड एनी अदर रेनफोर्समेंट, तो इसमें जरूरत ही नहीं है। आप शियर का चैप्टर लगाओ मत उसके अंदर, ठीक है। दूसरी बात अगर हम देखें तो क्या होगा, अगर ये तो 40 वाला हो गया, अब मैं 80 की बात कर लेता हूं। मान लो मुझे 80 यूनिट का ट्रांसफर करना है, तब क्या करेंगे? कंक्रीट की खुद की कैपेसिटी कितनी? 60। क्या करेंगे? तो भाई इसमें हम लोग जो हैं वो 80 में से 60 तो कंक्रीट खुद ले लेगा, बाकी बचा 20 कहां से आया? 80 माइनस 60, 80 माइनस 60 करेंगे तो बच रहा है 20 को ट्रांसफर करने के लिए, यानी कि इन दोनों के डिफरेंस में से ट्रांसफर करने के लिए, जो डिफरेंस आया उसको ट्रांसफर करने के लिए हमें अलग से रेनफोर्समेंट देना पड़ेगा, जो कि शियर रेनफोर्समेंट है, क्योंकि ये सारे नोटेशन शियर के हैं। क्लियर हो गया? तो शियर रेनफोर्समेंट कब दिया जाएगा? ये दिया जाएगा जब टाउ वी यू का वैल्यू ज्यादा हो जाता है टाउ सी से। यही लिखा है हमने, इसका वैल्यू 80 हो गया, इसका 60 था। तो जब टाउ वी यू का वैल्यू ज्यादा है टाउ सी से, देन शियर रेनफोर्समेंट दिया जाएगा। कितने शियर के लिए? तो भाई इन दोनों का डिफरेंस कर दो। ये देखो, यही हमने लिखा 80 माइनस 60। तो इन दोनों के डिफरेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे? शियर एनफोर्समेंट देंगे। ऑब्जेक्टिव क्लियर? फिर हमने क्या बोला, अब हम बात कर लेते हैं 100 यूनिट का करना है, 100 यूनिट का ट्रांसफर करना है।
कंसेप्ट ये कहता है कि भाई आप जो है मैक्सिमम शियर एनफोर्समेंट देने के बाद में मैक्सिमम शियर जो आप ट्रांसफर कर सकते हैं, दैट इज दैट टाउ सी मैक्स ओनली, इससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। कंक्रीट की कैपेसिटी नहीं है भाई, आप रेनफोर्समेंट देके कंक्रीट को पेक कर रहे हैं, लेकिन आफ्टर ऑल उसकी खुद की तो कुछ कैपेसिटी होगी, तो वो मैक्सिमम है शियर एनफोर्समेंट के साथ, तो इससे ज्यादा ले ही नहीं सकता, कुछ भी कर लो। अगर मुझे 100 ट्रांसफर करना है जो कि इससे ज्यादा है, इसका मतलब सेक्शन विल बी रीडिजाइन, चॉइस ही नहीं आपके पास कुछ। इसी को टेक्निकल में अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर टाउ वी यू का वैल्यू ज्यादा है टाउ सी मैक्स से, देन सेक्शन क्या होगा, रीडिजाइन हो जाएगा। यही बातें अब हमें यहां से आगे देखनी है। 3 टर्म से मेरे पास टाउ वी यू जो मुझे ट्रांसफर करवाना है, टाउ सी कंक्रीट की खुद की कैपेसिटी बिना शियर एनफोर्समेंट के, एंड टाउ सी मैक्स इज द शियर स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट विथ मैक्सिमम शियर एनफोर्समेंट। क्लियर है? तो हमें इन तीनों को समझना है। तो ये तो माइंड के अंदर बैठा लो कि हम जो 6th 7th में सीखे हैं ना, जो देसी लैंग्वेज है, उसी को ही हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी तो हम ऑलरेडी रॉ मटेरियल इकट्ठा कर चुके हैं, उससे निकाल लेंगे। तो कोई डाउट हो तो बताओ इसमें, एनीवन? नॉमिनल शियर स्ट्रेस जो हो जाएगा टाउ वी। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो टाउ वी जो दिया जाता है दैट इज द वी अपॉन बी डी, और ये हो जाएगा मेरे पास इन WSM, ठीक है। और LSM में अगर मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा टाउ वी यू इज इक्वल टू वी यू अपॉन बी डी, ये हो जाएगा मेरे पास इन LSM, जहाँ पे वी यू होगा फैक्टर्ड शियर फोर्स, जहाँ पे वी यू हो जाएगा फैक्टर्ड शियर फोर्स। तो मैं बार बार अब नहीं लिखूंगा, इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए, फैक्टर्ड शियर फोर्स। क्लियर है? तो ये तो हमें ट्रांसफर करवाना है। अभी हमने ये बोला था कि टाउ वी यू का वैल्यू कभी भी जो है वो टाउ सी मैक्स से ज्यादा नहीं होगा। तो अगर मैं WSM में देखूंगा तो WSM में टाउ वी का वैल्यू शुड नॉट मोर देन टाउ सी मैक्स, अगर मैं ये हो जाएगा इन WSM। और अगर मैं LSM में देखूंगा तो LSM में हो जाएगा टाउ वी यू शुड नॉट मोर देन टाउ सी मैक्स इन LSM। पॉइंट ये आता है कि भाई क्या होगा, ऐसा क्या होगा। तो पहले इसको समझ लेते हैं बेटा, फिर आप इसको आगे लिख लेना, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि अगर टाउ वी ज्यादा हो जाता है टाउ सी मैक्स से, तो मेंबर किस में फेल होता है। ठीक है, तो जरा सुनना, क्योंकि ये अच्छे कंसेप्ट में है। तो ये मेरे पास में बीम दे रखा है, लुक एट दिस इज द बीम सेक्शन, और ये हो जाएगा न्यूट्रल एक्सिस एंड इट इज द सपोर्ट, और ये यहाँ पे हो जाएगा कुछ ऐसे, ठीक है। और मैं यहाँ पे कोई भी एक क्रॉस सेक्शन ले लेता हूँ, लुक एट दिस इज द क्रॉस सेक्शन, और मुझे ये पता है कि भाई शियर क्रैक जो जाता है वो शियर क्रैक जाता है कुछ ऐसे, लाइक दिस इज द शियर क्रैक, ये जा रहा है शियर क्रैक, दिस इज द शियर क्रैक, लुक एट दिस, ठीक है। शियर क्रैक जा रहा, मतलब क्रैक जो होगा वो कुछ इंक्लाइनली ऐसे होगा, इस तरीके से होगा, है ना। जब ये क्रैक होगा तो इसका मतलब ये सेक्शन यहाँ से टूटेगा, मतलब इस तरीके से क्रैक होगा, स्प्लिट होगा।
तो जब ये स्प्लिट हो रहा है इसका मतलब इधर की साइड फोर्स ज्यादा लग रहा है, तभी ये जो है स्प्लिट हो रहा है। अगर ये ज्यादा नहीं होगा तो आराम से खुद ही रजिस्ट कर लेगा। तो मुझे ये देखना है कि ये वाला पार्ट क्या है। तो इसके लिए अगर हम देखें माय डियर फ्रेंड्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, इसमें जो है शियर लगा कुछ ऐसे, ये शियर हुआ कुछ ऐसे, दिस इज द वन एंड इट इज द क्यू। और इसमें अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो डायग्राम क्या बनेगा, डायग्राम हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा कुछ ऐसे, ये हो जाएगा कुछ ऐसे, दिस इज द वन लाइक दिस एंड हियर इट इज, दिस इज द वन। और इसमें अगर मैं देखता हूं तो मुझे क्या शो हो रहा है, इसमें अगर देख रहा हूं तो दिस इज द डायगनली कंप्रेस, मैं बाय हैंड ही बना लेता हूं, ये हो जाएगा दिस इज द डायगनली कंप्रेस, ये हो रहा है डायगनली कंप्रेस, डायगनल कंप्रेशन। और इधर की साइड हो रहा है डायगनल टेंशन, तो ये हो जाएगा डायगनल टेंशन, डायगनल टेंशन, डायगनल टेंशन। ठीक है, तो जब क्रैक इस डायरेक्शन में हो रहा है, अगर मैं क्रैक की बात करता हूं तो भाई मेरे पास में जो क्रैक जा रहा है वो क्रैक जा रहा है कुछ इस डायरेक्शन में, तो ये क्रैक हुआ है, इसका मतलब इधर की साइड फोर्स ज्यादा लग रहा है, तो शियर क्रैक जो आ रहा है डायगनल टेंशन क्रैक भी बोल सकते हैं उसको, लुक एट दिस, बोला जा सकता है। और वही मैंने अभी लिखवाया भी है आपको, है ना। तो क्या होगा कि अगर मेरे पास ये क्रैक होता है तो मैं इसमें क्या करूंगा, अगर ऐसा क्रैक होता है तो मैं इसके अंदर जो है इस क्रैक को रोकने के लिए, क्रैक को रोकने के लिए, ना कि प्रोपेगेट होने से रोकने के लिए हम रेनफोर्समेंट देंगे। रेनफोर्समेंट देंगे तो रेनफोर्समेंट का कंसेप्ट क्या था, रेनफोर्समेंट ऑलवेज प्रोवाइड परपेंडिकुलर टू द क्रैक, यही हमने बोला था स्टार्टिंग में, वो चीज यहाँ लागू होगी। तो जब मैं शियर को रोकने के लिए रेनफोर्समेंट दे रहा हूं तो उसका नाम हो गया शियर रेनफोर्समेंट। लगाया कैसे जाएगा, परपेंडिकुलर टू द क्रैक, क्रैक कैसा है इंक्लाइंड, तो रेनफोर्समेंट कैसे लगेगा, रेनफोर्समेंट लगेगा कुछ ऐसे, लुक एट दिस, दिस इज द 90 डिग्री, दिस इज द 90 डिग्री, हाँ या ना। तो मैंने रेनफोर्समेंट दे दिया। अब मैं इसी डायग्राम में अगर शो करता हूं तो माय डियर फ्रेंड्स मैंने रेनफोर्समेंट दे दिया कुछ इस डायरेक्शन में। जैसे ही मैंने इस डायरेक्शन में रेनफोर्समेंट दिया, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये जो बीम है वो जहां पे शियर क्रैक हो रहा था कंक्रीट के अंदर, वहां पे पूरी की पूरी स्ट्रेस रेनफोर्समेंट ले लेगा, रेनफोर्समेंट ले लेगा तो भी क्रैक नहीं होने देगा, या क्रैक हो भी गया तो वो प्रोपेगेट नहीं होने देगा। तो हम ये बोल देते हैं कि अगर मैं रेनफोर्समेंट पहले ही दे देता हूं तो ये क्या होगा, क्रैक अपीयर नहीं होगा। ठीक है, तो रेनफोर्समेंट देने से हमारे पास में क्या होगा, ये सारी कहानी हो जाएगी। लेकिन क्या हो रहा है कि हमने जितना रेनफोर्समेंट देना था सारा दे दिया, सब कुछ सही है, ठीक है। हमने रेनफोर्समेंट जो है देने के बाद में, यहाँ पे कंक्रीट की जो कैपेसिटी है, यहाँ पे कंक्रीट की जो रजिस्टिंग कैपेसिटी है वो हमने बेसिकली बढ़ा दी। अगर मैं रेनफोर्समेंट नहीं दे रहा होता तो कुछ स्लोट पे जाके क्रैक हो रहा था, रेनफोर्समेंट दे दिया तो वो अब जो है कंक्रीट की स्ट्रेंथ वहां पे बढ़ गई, अच्छी बात है, बढ़ गई। इसका ये तो मतलब नहीं कि इनफाइनाइट हो गई, कितना भी लगा दो हो जाएगा, वो भी नहीं है। अब क्या होगा कि भाई जैसे जैसे इसका वैल्यू बढ़ता जाएगा, शियर फोर्स का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, टाउ वी का वैल्यू बढ़ता जाएगा। तो मैंने बहुत ज्यादा अगर यहाँ पे शियर फोर्स लगा दिया, हेवी लोडेड में शियर फोर्स ज्यादा हो गया, तो ये ज्यादा हो गया। अब क्या हुआ कि भाई मैंने यहाँ पे जब रेनफोर्समेंट दिया था तो उसकी जो है वो ये रेनफोर्समेंट देने के बाद में ये क्या हो गया, कंक्रीट पैक हो गया, चारों साइड से पैक हो गया। तो भाई ये टेंशन में तो ये रेनफोर्समेंट ले रहा, इस कंप्रेशन में क्या होगा, कि बहुत ज्यादा शियर दूंगा तो ये यहाँ पे क्या कर देगा, कंप्रेस कर देगा और कंक्रीट फेल हो जाएगी। टेंशन में तो फेल होने से रही। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर बहुत ज्यादा शियर आ जाता है
और उसका वैल्यू अगर इससे ज्यादा हो जाता है तब कंक्रीट डायगोनल कंप्रेशन प्लेन में यानी कि प्रिंसिपल कंप्रेशन प्लेन में फेल हो जाती है। तो कंक्रीट फेल ड्यू टू डायगोनल कंप्रेशन या प्रिंसिपल कंप्रेशन में। एवरीवन क्लियर? हाँ या ना? तो अब यहां से हम लिख सकते हैं कि अगर टाउ वी यू का वैल्यू अगर ज्यादा हो जाता है, इफ टाउ वी, मैं बार बार नहीं लिखूंगा टाउ वी और टाउ वी यू, दोनों में से कोई एक लिखूंगा, तो रेस्पेक्टिव आप देख लीजिएगा। इफ टाउ वी यू इज ग्रेटर देन टाउ सी मैक्स देन concrete fail due to diagonal compression or compression failure to prevent this failure we keep tau vu less than tau c max। हम क्या करते हैं, इसमें फेल होने से बचाने के लिए हम लोग जो है वो टाउ वी यू का वैल्यू जो है वो टाउ सी मैक्स से लेस रखते हैं। ठीक है ना? चलिए, अब टाउ सी मैक्स क्या है यहाँ पे? टाउ सी मैक्स इज द, व्हाट इज द टाउ सी मैक्स? टाउ सी मैक्स हो जाएगा दैट इज shear stress of concrete with shear reinforcement। ये क्या हो जाएगा? दैट इज द with shear reinforcement। तो shear reinforcement के साथ कंक्रीट की जो कैपेसिटी होती है, shear कैपेसिटी जो होती है, दैट इज द टाउ सी मैक्स। और ये जो दिया जाता है वो दिया जाएगा फॉर टाउ सी मैक्स, यहाँ पे हो जाएगा ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ये हो जाएगा ग्रेड ऑफ कंक्रीट, और ये हो जाएगा टाउ सी मैक्स इन WSM, एंड ये हो जाएगा टाउ सी मैक्स इन LSM, तो मैं कुछ डेटा लिख देता हूं, और हम लोग किताब छाप नहीं रहे, तो जितना जरूरत है हमें क्वेश्चन के लिए उतना हम लोग इसको लिख लेते हैं। जनरली हमारे पास में ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो होता है दैट इज M15, 20, 25, 30 तक ही यूज करते हैं, तो मैं वो टेबल लिख देता हूं। और ये जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा दैट इज M15 के लिए वैल्यू होगा 1.6 एंड 2.5, एंड M20 के लिए जो वैल्यू होगा दिस इज 1.8 और 2.8, M25 के लिए जो वैल्यू होगा दिस इज 1.9 एंड 3.1, M30 के लिए जो वैल्यू होगा दिस इज 2.2 एंड 3.5, M35 के लिए वैल्यू होगा दिस इज 2.3 एंड 3.7, M40 एंड अबव के लिए जो वैल्यू होगा दैट वैल्यू इज 2.5 एंड 4.0। अब पॉइंट ये आता है कि हमारे पास ये टेबल हमें याद रखना है या नहीं रखना है, वैल्यू गिवन होगी या नहीं होगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, पहली बात ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, लेकिन टेबल याद नहीं रखनी है। रिपीट कर रहा हूं, वैल्यू याद होनी चाहिए लेकिन टेबल याद नहीं रखनी है। तो कैसे निकालेंगे? टाउ सी मैक्स का वैल्यू अगर मैं LSM में निकालता हूं, LSM के अंदर, तो ये दिया जाता है 0.625 रूट FCK के द्वारा, अप्रोक्स वैल्यू दे देगा आपको। और अगर मैं टाउ सी मैक्स का वैल्यू WSM में निकालता हूं तब क्या होगा? टाउ सी मैक्स का वैल्यू अगर मैं WSM में अगर लिखूंगा तब क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा टाउ सी मैक्स WSM में अगर मैं देखूंगा तो ये हो जाएगा 0.390 रूट FCK से, और ये आपको लगभग वैल्यू दे देगा। हो सकता है पॉइंट्स में कुछ स्लाइटली वेरी कर जाए, दैट्स ओके, बट लगभग वैल्यू दे देगा।
तो इससे आप लोग जो है वैल्यू निकाल सकते हो। अब एग्जाम में फिर नया क्वेश्चन पुटअप कर लिया, वैल्यू ना पूछ के उसने पूछ लिया टाउ सी मैक्स किस पे डिपेंड करता है, ओनली ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ओनली ग्रेड ऑफ स्टील, बोथ, नन ऑफ दिस। तो इसको तो टेबल जाननी है, किस पे डिपेंड करता है, तो टाउ सी मैक्स जो है वो डिपेंड करता है ओनली ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे। तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास, दैट इज टाउ सी मैक्स डिपेंड्स ऑन ओनली ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ओनली ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ये ओनली ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करता है, इसके अलावा किसी पे नहीं करता है। और रट नहीं रहे, टेबल को देख के ही बोल रहे हैं। चलो जी, तो अब ये लिख लो, ये लिखने की जरूरत देख लो आपकी इच्छा हो तो, वरना ये लिख के आगे बढ़ सकते हो। ये 390 है, ये ध्यान रखना, ये 8 नहीं है, ये 390 है, 390। चलिए, लिख लिया सबने? चलिए, तो ये आपको लास्ट में नोट करके लिख लेना, फॉर सॉलिड स्लेब टाउ वी शुड नॉट मोर देन 0.5 टाउ सी मैक्स। अब ये स्लेब क्या होती है, सॉलिड वगैरह क्या, वी विल डिस्कस इन द रेस्पेक्टिव चैप्टर, बट हाँ दोबारा भी वहां पे बताऊंगा जरूर, सो यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द टाउ सी मैक्स एंड टाउ वी यू। अब एक टर्म्स बचता है टाउ सी, एक टर्म बचता है दैट इज द टाउ सी, जिसके बारे में हम लोग कल की क्लास में डिस्कशन करेंगे। एंड कल ही हम लोग जो है वो, आज जो प्रैक्टिस करना था वो कल करेंगे हम लोग। सो आज की क्लास यहीं तक है। वर्ड में नोटिस एंड डायग्राम, फिगर या ऐसा कोई क्वेश्चन जो नहीं बन रहा हो, एनीवन? चलिए, तो गुड मॉर्निंग। क्रिटिकल सेक्शन क्या कहाँ होता है वो जान गए, बट इसका मीनिंग क्या होता है एंड यूज ये बता दीजिए। टी और एल बी में कहाँ होता है? चलो, शियर स्पान समझा दीजिए। अच्छा चलिए,
तब उस केस में अगर सपोर्ट कंप्रेशन इंड्यूस नहीं कर पा रहा है, तब उस केस में क्रिटिकल सेक्शन हम लोग यहाँ पे लेते हैं। और अगर ये कंप्रेशन इंड्यूस कर पा रहा है तो क्रिटिकल सेक्शन हम लोग यहाँ पे लेते हैं, दैट इज द डी, राइट। ये एक कंडीशन थी पहले क्रिटिकल सेक्शन वाले के अंदर, पहला पार्ट था। अगर ये पी लोड इसके अंदर आ जाए, मान लेते हैं कि भाई हमारे पास में ये जो पी लोड है वो पी लोड जो है इसके अंदर आ जाए, 2D डिस्टेंस के अंदर आ जाए, तो क्रिटिकल सेक्शन हमेशा यहीं पे लिया जाएगा एट द फेस ऑफ सपोर्ट, एट द फेस ऑफ सपोर्ट, दिस इज द वन, ठीक है। तो ये सिचुएशन हमने देखी थी। चंदन का क्वेश्चन ये है कि सर क्रिटिकल सेक्शन कहाँ होता, वो तो हमने जान लिया, बट इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर मैं इस सेक्शन को लेके अगर डिजाइन कर लेता हूँ, अगर मैं इस सेक्शन को लेके डिजाइन कर लेता हूँ और ये इस बीम के लिए मैक्सिमम है, ये इस बीम के लिए मैक्सिमम है, तो अगर मैं इसको लेके डिजाइन कर लूंगा तो बाकी सब जगह बीम सेफ है, क्योंकि बाकी सब जगह जो शियर का वैल्यू होगा वो इससे कम ही होगा, ठीक है ना। तो दैट इज द मीनिंग, क्लियर हो गया। तो जहां कहीं पे भी हम लोग क्रिटिकल सेक्शन लिखते हैं, ये नोट फॉर दिस, सबके लिए है ये। क्रिटिकल सेक्शन का मतलब क्या होता है? अगर हम बोलते हैं कि भाई हमारे पास कोई भी चीज क्रिटिकल सिचुएशन में आ जाती है, इसको सिंपल लैंग्वेज में समझ लो। क्रिटिकल माने अगर मैं यहाँ पे सेफ रह गया तो बाकी सब जगह सेफ। अब ये चाहे बेंडिंग मोमेंट ले लो, चाहे शियर फोर्स ले लो, चाहे एक्सियल लोड ले लो, कहीं पे भी ले लो। तो क्रिटिकल इज द क्रिटिकल मीन्स इट इज द सिचुएशन, इफ यू डिजाइन फॉर दिस सिचुएशन द रिमेनिंग स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली विल बी सेफ, राइट। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ये हो गया पहला डाउट। दूसरा ये है कि दूसरा इनका इक्वेशन ये है कि सर शियर स्पान का मतलब क्या है? तो माय डियर फ्रेंड्स, जब मैं सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए विथ यूडीएल लोड देखता हूँ तो मेरे पास में शियरिंग फोर्स डायग्राम बनता है कुछ ऐसा, शियरिंग फोर्स डायग्राम बनता है कुछ ऐसा। और क्रिटिकल सेक्शन अगर मैं डी तक मान लेता हूँ तो डी तक क्या होगा कि मान लीजिए ये मैंने डी तक लेके किया है और यहाँ तक मैं क्रिटिकल सेक्शन मान लेता हूँ, तो मैं ये बोलता हूँ कि भाई एक्चुअल में जानता हूँ कि यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है, और जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा बीम के अंदर वहां पे इसका वैल्यू कम होता जाता है। बट हम ये बोलते हैं कि इस सेक्शन तक, डी सेक्शन तक आप यूनिफॉर्म जो है वो शियर को लेके बात करिए। यूनिफॉर्म शियर का मतलब है कांस्टेंट शियर को लेके बात करिए, और इस पूरे सेक्शन में हम लोग ये मानेंगे कि शियरिंग फोर्स कांस्टेंट है, और इसके लिए मैं डिजाइन करूंगा तो दैट विल बी द बेटर। तो जितने स्पान तक के लिए मैं शियर फोर्स को कांस्टेंट मानता हूं, दैट इज नोन एज द शियर स्पान। चंदन, बना है, राइट। तो मैं अगर एक ही मटेरियल की बात करता हूं तो मेरे पास में एग्जांपल हो जाएगा, दिस इज द पीसीसी बीम, प्लेन सीमेंट कंक्रीट बीम, इसमें पूरी जगह कंक्रीट है, तो ये होमोजीनियस हो गया। ये हम मान रहे हैं होमोजीनियस, जबकि एक्चुअल में हेट्रोजीनियस होता है, कंक्रीट हेट्रोजीनियस मटेरियल है। अगर मैं एक से ज्यादा मटेरियल को लेके अगर कोई सेक्शन बनाता हूँ, एक से ज्यादा मटेरियल को लेके, ये मेरे पास में कंक्रीट है और ये मेरे पास में स्टील है, तो दो मटेरियल हो गए, दो मटेरियल को लेके बना रहा हूं, तो ये मेरे पास में हो जाएगा कंपोजिट सेक्शन, ये हो जाएगा कंपोजिट सेक्शन। क्लियर है, राइट। चलिए, तो ये होता है मीनिंग। और कोई डाउट है किसी को? एनीवन? किसी कोई समस्या, कोई भी, किसी भी तरह की? तो ये मान लेते हैं कोई समस्या नहीं है और कोई डाउट शो भी नहीं कर रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, कल हमने जो है तीन नोटेशन के बारे में डिस्कशन करना शुरू किया था, एंड दिस वन, ये हमें दिस इज द शियर स्ट्रेस जो हमें ट्रांसफर करना होता है,
ये कंक्रीट की खुद की कैपेसिटी होती है विदाउट शियर एनफोर्समेंट, विदाउट शियर एनफोर्समेंट, बिना शियर एनफोर्समेंट के खुद की कैपेसिटी होती हैं, और ये कंक्रीट की विद शियर एनफोर्समेंट कैपेसिटी होती हैं, विद शियर एनफोर्समेंट कैपेसिटी होती हैं। तो इन दोनों के बारे में हम लोग कल की क्लास में देख चुके हैं भी क्या होता है, कैसे होता है। एंड इससे हमने कंक्लूड ये किया था कि ये जो रहता है ये डिपेंड्स करता है ओनली ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे, ये ओनली ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसके बारे में देख लेते हैं टाउ सी क्या होता है और क्या चीज है ये। क्लियर? सो नेक्स्ट हो जाएगा दैट इज द टाउ सी, नेक्स्ट हो जाएगा दैट इज द टाउ सी। टाउ सी हो जाएगा दैट इज द शियर स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट, शियर स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट विदाउट शियर एनफोर्समेंट, विदाउट शियर रेनफोर्समेंट, शियर रेनफोर्समेंट, राइट। तो ये हो जाएगा शियर स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट विदाउट शियर एनफोर्समेंट। और ये जो रहता है ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन, यानी कि टाउ सी डिपेंड करता है, टाउ सी डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन, पहला हो जाएगा ग्रेड ऑफ कंक्रीट, पहला हो जाएगा दैट इज द ग्रेड ऑफ कंक्रीट, एंड दूसरा हो जाएगा दैट इज परसेंटेज ऑफ टेंशन स्टील, परसेंटेज ऑफ टेंशन स्टील, तो ये दिया जाएगा दैट इज PT परसेंट इज इक्वल टू AST अपॉन BD इंटू 100, दिस इज द वन। तो ये डिपेंड करता है इसके ऊपर, तो टाउ सी डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड परसेंटेज ऑफ टेंशन स्टील, और ये दिया जाता है AST अपॉन BD इंटू 100। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ये AST कौन सा है और किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसको जरा हम समझें तो क्या होगा। अभी मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा हूँ तो ध्यान रखिए। मेरे पास में मान लीजिए दोस्तों, मान लीजिए पहले हम समझ लेते हैं। तो ये मेरे पास में कोई भी एक बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम, और यहाँ पे हम लोग इसके लिए क्या कर लेते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आ गया कुछ ऐसे, यहाँ पे मोमेंट आता है M। अब मैं इसी का 3D डायग्राम बना देता हूँ। तो 3D डायग्राम में क्या हो जाएगा, लुक एट दिस, लुक एट दिस, सो हियर इट इज, ये हो जाएगा कुछ ऐसे, ये हो जाएगा, इसको आप सिंपल मान लेना, ये हो जाएगा कुछ ऐसे। ये मेरे पास में दोस्तों बीम सेक्शन है एंड इट इज द सपोर्ट, ये सपोर्ट दे रखा है, दिस इज द सपोर्ट एंड दिस इज द सपोर्ट, एंड ये आ जाएगा, ये लाइन आप बनाएंगे तो ये आ जाएगा कुछ ऐसे, दिस वन, राइट। चलिए, तो अब इसमें क्या होगा भाई, हमने क्या देखा कि यहाँ पे मोमेंट का वैल्यू M है। इस मोमेंट को ट्रांसफर करने के लिए हमें जो है, मान लीजिए हमें चाहिए 5 बार, कितनी बार चाहिए, यहाँ से इस मोमेंट को ट्रांसफर करने के लिए हमें 5 बार चाहिए, राइट। कैसे निकाला हमने, WSM की बात करेंगे तो ये आ जाएगा दैट इज M इज इक्वल टू TA इंटू AST D माइनस XA/3, और अगर LSM में करूंगा तो ये हो जाएगा 0.87 FY इंटू AST D माइनस 0.42 इंटू XU। तो यहाँ से AST दोनों के अंदर है, तो WSM में यहाँ से निकल आएगा, LSM में यहाँ से निकल आएगा। ठीक है, तो इस मोमेंट को ट्रांसफर करने के लिए जो ये वाला है, तो ये हमें जो AST मिला उसके रिस्पेक्ट हम लोग ये बोल देते हैं कि हमें 5 बार देनी है। कितनी बार देनी है, 5 बार इसमें हमें लगानी है। तो 5 बार लगानी है, तो हमने यहाँ पे मान लीजिए 5 बार जो है वो यहाँ पे लगेगी। अब अगर मैं आगे देखता हूं तो भाई मुझे क्या शो हो रहा है कि भाई यहाँ पे मोमेंट कम है, यहाँ पे मोमेंट कम है, तो कम है तो मुझे यहाँ पे 3 बार से काम चल जाएगा। भाई अगर मोमेंट कम हुआ तो एरिया स्टिल कम होगा, एरिया स्टिल कम होगा तो नंबर ऑफ बार कम आएगी। तो ये कहता है कि भाई 5 बार, अगर मैं सेंटर पे रहता हूं तो मुझे 5 बार चाहिए, इतना तो चाहिए चाहिए। सपोर्ट पे 3 बार से वो काम चल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर जो है कुछ इस तरीके से रेनफोर्समेंट देंगे। हम इसमें जो रेनफोर्समेंट देंगे वो कैसे देंगे, तो हमने क्या किया दोस्तों, 3 बार को हमने सपोर्ट से सपोर्ट तक लगा दिया।
3 बार को हमने सपोर्ट से सपोर्ट तक लगा दिया, ये लो, क्योंकि हमें 3 बार चाहिए सपोर्ट पे, तो ये हमने सपोर्ट से सपोर्ट तक लगा दिया। फिर हम बात करते हैं कि भाई हमारे पास में जो 2 बार है वो हम लोग सेंटर में छोटा सा पार्ट कट करके लगा देते हैं। ये हमने क्या करा, सेंटर में बार को जैसे कट करके लगा दी, राइट। अब ये डिस्टेंस, यहां से डिस्टेंस कितना रखेंगे, यहां से कितना हम जो है कट करके करेंगे, वो आगे हम बात करेंगे डिजाइनिंग वाले चैप्टर में। तो जो बार मैं बीच में कट करके लगा रहा हूं, सपोर्ट से सपोर्ट तक नहीं दे रहा हूं, इन बार को बोला जाता है कर्टेल्ड बार। ये क्या हो जाएगी, कर्टेल्ड बार होगी, कर्टेल्ड बार, ठीक है, इनको बोलते हैं हम लोग कर्टेल्ड बार। अब अगर मैं यहाँ पे अगर देखता हूं तो सेंटर पे गिनो कितने बार आ रही है, सेंटर पे अगर देखता हूं तो 1 2 3 4 5 बार आ रही है, 5 ही हम लोग दे रहे, तो 5 बार हो गया। ये 5 बार कुछ भी डाया मान लीजिए, 5 का डाया है। और अगर मैं सपोर्ट पे देखता हूं तो भी मेरे पास में 3 जो है वो 3 बार है कुछ डाया की। क्लियर हो गया। अब ये तो बात होगी हमारे पास ऐसे। हम ये अच्छे से जानते हैं बिगिनिंग से कि भाई जब मैं शियर की बात कर रहा हूं, जब मैं शियर की बात कर रहा हूं और शियर के लिए जो क्रॉस सेक्शन लिया जाता है, ये मैंने नोट्स में लिखवा रखा है, जो हम क्रॉस सेक्शन लेते हैं वो सपोर्ट पे लेते हैं। तो हमने जो क्रॉस सेक्शन लेना है वो कहां पे लेना, सपोर्ट पे लेना। दिस इज द वन, ये हमने सपोर्ट से लेना है, ये हमने सपोर्ट से लेना है, राइट। या तो मैं यहां से लूंगा या फिर डी डिस्टेंस से लूंगा, जहां पे क्रिटिकल सेक्शन है वहीं से लूंगा, या तो मैं सपोर्ट से ले लूंगा या फिर डी डिस्टेंस से ले लूंगा, सीधी सी बात है, ठीक है। अब हम ये जानते हैं दोस्तों कि जो शियर क्रैक आता है, जो शियर क्रैक आता है वो शियर क्रैक कैसे जाता है, बॉटम से जाएगा और ये हम लोग जो है कंप्रेशन फाइबर तक बढ़ा देते हैं, ये हम लोग कंप्रेशन फाइबर तक बढ़ा देते हैं कुछ ऐसे। ये जो गया है दैट इज द शियर क्रैक, दिस इज द शियर क्रैक। अगर आप इसका 2D में डायग्राम बनाएंगे दोस्तों, तो 2D में जब डायग्राम बनेगा तो ये हो जाएगा आपके पास कुछ ऐसे, और आप इसमें जो शो करते हैं वो क्या शो करेंगे, द शियर क्रैक इज गोइंग लाइक दिस, दिस इज द वन, और यहाँ पे आपने रेनफोर्समेंट दे रखा है और ये आपने कर्टेल बार शो कर रखा है, तो यहाँ पे 5 बार हो जाएगा और यहाँ पे 3 बार हो जाएगा, दिस इज द वन, ठीक है। तो ये 3 बार वाला चीज यहाँ पे आ जाएगा, राइट। अब आपके पास 2D डायग्राम भी है और 3D डायग्राम भी है। आप मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे जो मैं AST लिख रहा हूं वो AST के अंदर ये 5 बार वाला एरिया लिखूंगा, सेंटर वाला एरिया लिखूंगा, या फिर ये वाला एरिया लिखूंगा। यहाँ पे जो AST हम लोग लिखेंगे, AST कौन सा लिखेंगे, जो मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील जो है वो वाला, या सपोर्ट पे जो स्टील आ रही वो वाला। तो सर इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कि सर हम बात किसके लिए कर रहे हैं, शियर के लिए। शियर क्या होता है, मैक्सिमम होता है सपोर्ट पे या क्रिटिकल डी डिस्टेंस पे, ठीक है। और इसका मतलब ये रहा कि जो स्टील सपोर्ट से सपोर्ट तक जा रही है वही चीज यहाँ पे लिखी जाएगी। जो स्टील सपोर्ट से सपोर्ट तक प्रोवाइड की जा रही है वही स्टील यहाँ पे लिखा जाएगा, राइट। सो दिस व्हाट इज द AST, तो ये हो जाएगा AST। ये क्या है, एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ टेंशन स्टील, टेंशन स्टील प्रोवाइडेड सपोर्ट टू सपोर्ट, प्रोवाइडेड सपोर्ट टू सपोर्ट। ये जो है वो सपोर्ट से सपोर्ट तक दी जा रही है। क्लियर हो गया। तो ये एरिया ऑफ स्टील जो है वो सपोर्ट से सपोर्ट तक दिया जा रहा है, राइट। तो इसके अंदर अगर मैं लिखूंगा तो इस पर्टिकुलर केस के लिए लिखा जाएगा 3 इंटू π/4 इंटू डी स्क्वायर, जो भी डाया रहता है, ना कि 5 इंटू π/4 इंटू डी स्क्वायर। अब क्या यहाँ पे मैं कंप्रेशन स्टील का रोल करूंगा, तो कंप्रेशन स्टील का शियर में कोई रोल नहीं है, किसी भी एंगल में नहीं है, राइट। इट मींस इसका मतलब क्या रहा कि भी शियर वाले चैप्टर में कर्टेल बार का भी कोई रोल नहीं रहता है, कर्टेल बार का भी रोल नहीं है, क्योंकि ये जो यूज किया जाता है वो मैक्सिमम बेंडिंग की लोकेशन पे करते हैं। तो कितना क्या लेंथ रखेंगे इसका वो आगे हम बात करेंगे, बट हियर इट इज द कंसेप्ट।
तो यहाँ से हमने क्या चीज नोटिस कर ली, हमने ये नोटिस कर लिया कि भाई हमारे पास टाउसी जो रहता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड परसेंटेज ऑफ स्टील पे डिपेंड करता है, एंड पीटी जो दिया जाता है वो ये दिया जाएगा, एंड इट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस टू। ये जो हमने बात करी सब सारा एक्सप्लेनेशन है। एंड इसका जो वैल्यू होगा अलग अलग ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए, तो दिस इज द वैल्यू जो आपको पेपर में गिवन होगा, याद नहीं करना है, ये आपको दिया होगा। तो मैंने कुछ ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए वैल्यू लिख लिया जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, हालांकि इसके अंदर M15 से लेके M55 तक वैल्यू लिखा हुआ है, इसमें भी 20 से लेके 55 तक वैल्यू लिखा हुआ है, राइट। तो हम लोग जो है मोस्टली जो कंक्रीट यूज करते हैं, तो मैंने उन्हीं कुछ ग्रेड के लिए वैल्यू लिखा है। सो पीटी आप लोग निकालेंगे AST/BD से, जो भी आता है। अगर WSM कर रहे हैं, M20 है तो ये वैल्यू यूज करेंगे, 25 है तो ये करेंगे, LSM है तो फिर ये करेंगे। तो जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं उसके रिस्पेक्ट में, और ये वैल्यू गिवन रहेगा पेपर में, याद नहीं रखना, नोट करिए। ये वैल्यू लिख लीजिए टाउसी का, क्विक। कर चुके हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ये होगा कि अब हमने जो है 3 वैल्यू हमने मेजर कर ली। एक ये जो हमें ट्रांसफर करना है, और ये जो वैल्यू आता है ये आता है मेरे पास, अगर LSM है तो ये हो जाएगा VU/BD, और अगर WSM है तो ओनली V आएगा, फैक्टर्ड नहीं होगा। ये हमें ट्रांसफर करना होता है। ये है जो है कंक्रीट की खुद की टाउसी है कंक्रीट की खुद की शियर रेजिस्टिंग कैपेसिटी बिना शियर एनफोर्समेंट के। जब मैं शियर एनफोर्समेंट नहीं देता हूं तब कंक्रीट खुद कितना लोड लेगा, तो वो वैल्यू ये है। इसका वैल्यू निकाला जाता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट और परसेंटेज ऑफ स्टील के द्वारा। तो हम लोग जो भी वैल्यू आता है टेबल से इंटरपोलेट करके वैल्यू निकाल लेते हैं। जब बीम के अंदर हम लोग जो है शियर एनफोर्समेंट दे देते हैं, कौन कौन से होते हैं शियर एनफोर्समेंट, अभी उसी की हम आगे बात करेंगे। तो जितना शियर एनफोर्समेंट में दे देता हूं, ये शियर एनफोर्समेंट देने के बाद में कंक्रीट कितना अब शियर रेजिस्ट कर सकती है, दैट इज द टाउसी मैक्स, दैट इज द टाउसी मैक्स। इससे ज्यादा ये कंक्रीट शियर रेजिस्ट नहीं कर सकती। तो जब नहीं कर सकती तो उसकी बात हम लोग नहीं करेंगे, उससे ज्यादा हम शियर नहीं ट्रांसफर कर सकते, राइट। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर मेरे पास में टाउ VU लेस देन होता है टाउ C से, ये खुद की कैपेसिटी बिना शियर एनफोर्समेंट के, तो जो ट्रांसफर करना है वो इससे भी अगर लेस है तो हमें शियर एनफोर्समेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर इसका वैल्यू ज्यादा आ जाता है टाउ C से, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके डिफरेंस के लिए टाउ VU माइनस टाउ C, इस शियर को ट्रांसफर करने के लिए हम लोग क्या प्रोवाइड करेंगे, शियर एनफोर्समेंट देंगे बचे हुए के लिए। ये कंक्रीट खुद ले सकती है। मान लो इसका वैल्यू 100 है और ये हमें ट्रांसफर करना है 120, तो 120 में से 100 तो कंक्रीट खुद ले लेगी, बाकी बचा हुआ 20 के लिए हम जो है रेनफोर्समेंट, शियर एनफोर्समेंट दे देंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। अगर टाउ VU का वैल्यू ज्यादा हो जाता है टाउ C मैक्स से, तब सेक्शन रीडिजाइन होगा, राइट। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, अब हम बात कर रहे हैं कि भी हमारे पास में जब टाउ VU का वैल्यू ज्यादा हो जाता है टाउ C से, तो हम लोग क्या करेंगे, शियर एनफोर्समेंट देंगे। पॉइंट ये आता है कि शियर एनफोर्समेंट कितना देंगे, है ना, और कितने शियर फोर्स को ट्रांसफर करने के लिए देंगे, कितने शियर फोर्स को ट्रांसफर करने के लिए देंगे। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूं तो क्या हो जाएगा, दैट इज शियर फोर्स रजिस्टर्ड बाय
शियर फोर्स, इसको मैं लिख देता हूं VSU, शियर फोर्स रजिस्टर्ड बाय शियर रेनफोर्समेंट, शियर रेनफोर्समेंट। तो शियर रेनफोर्समेंट के द्वारा कितना शियर फोर्स रजिस्ट होगा, तो भाई हमारे पास क्या होता है VSU इज इक्वल टू टाउ VU माइनस टाउ C, दिस इज द शियर स्ट्रेस। इसको मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास में आ जाएगा शियर फोर्स रजिस्टर्ड बाय शियर रेनफोर्समेंट, टाउ VU माइनस टाउ C यानी कि बचा हुआ शियर, राइट। तो उसको मैंने एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा। इस शियर फोर्स को ट्रांसफर करने के लिए हमें शियर रेनफोर्समेंट देना है। तो टाइप ऑफ शियर रेनफोर्समेंट अगर हम देखते हैं, टाइप ऑफ शियर रेनफोर्समेंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज शियर रेनफोर्समेंट हो जाएगा टाइप ऑफ शियर रेनफोर्समेंट हो जाएगा, पहला होगा वर्टिकल स्टीरअप, पहला हो जाएगा वर्टिकल स्टीरअप, और दूसरा हो जाएगा इंक्लाइंड स्टीरअप, इंक्लाइंड स्टीरअप, एंड तीसरा हो जाएगा दैट इज द बेंट अप बार, दैट इज द बेंट अप बार। अब ये तीनों की कहानी क्या है वो हम देखेंगे वन बाय वन, पहले इसको लिखो। सिमरन, इसमें तुम एक काम करो, दो पेज छोड़ दो, उसके आगे लिखना शुरू करो। चलिए, तो ये हो जाएगा शियर फोर्स रजिस्टर्ड बाय शियर रेनफोर्समेंट, दैट इज टाउ VU माइनस टाउ C, एंड वर्टिकल स्टीरअप, इंक्लाइंड स्टीरअप और बेंट अप बार। तो पहला हेडिंग लगाइए इसके अंदर वर्टिकल स्टीरअप, पहला हो जाएगा हमारे पास में वर्टिकल स्टीरअप, वर्टिकल स्टीरअप, वर्टिकल स्टीरअप क्या होता है और कैसे इसको समझते हैं तो वो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे इसको डायग्रामेटिकली बता देता हूँ, ज्यादा अच्छा होगा, हम लोग इसको बेटर तरीके से समझ पाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द बीम सेक्शन, ये आपके पास में बीम सेक्शन है, और इस बीम सेक्शन को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इसमें क्या क्या शो हो रहा है। इसमें हो जाएगा मेरे पास ये जो ऊपर स्टील लगा है ये हो जाएगा आपके पास में ASC, और ये जो नीचे लगा है ये हो जाएगा AST, और ये जो बीच के अंदर लगी है मतलब ये वाला जो लगा है ये साइड फेस एनफोर्समेंट होता है, ये साइड फेस एनफोर्समेंट होता है। तो इसको हम बाद में देखेंगे टॉर्सन वाले चैप्टर में, राइट। अब अच्छा, ये जो मैंने लगा रखा है ये वाली चीज, ये वाली कौन सी, ये वाली जो चीज है ये जो लगा रखी है ये कहलाती है वर्टिकल स्टीरअप, ये कहलाती है, यानी इसको मैं ट्रांसवर्स एनफोर्समेंट बोल रहा हूँ अभी मैं, ये कहलाती है ट्रांसवर्स एनफोर्समेंट, ट्रांसवर्स एनफोर्समेंट। तो ये हो जाएगा ट्रांसवर्स एनफोर्समेंट, ठीक है, समझ में आ गया। इसका अगर मैं दूसरा कोई पिक्चर देखता हूं तो ये होगा, लुक एट दिस एंड हियर इट इज, इसमें आप देख लो बेटर तरीके से। तो ये जो बार लग रहा है ऊपर, दिस इज द बार, ये जो दिया जा रहा है दैट इज द कंप्रेशन रेनफोर्समेंट, एंड ये हो जाएगा टेंशन रेनफोर्समेंट। हालांकि ये नॉर्मल बीम है, और ये जो लगाया जा रहा है एक सेम डिस्टेंस के ऊपर ये जो बार लगाई जा, ये जो स्टीरअप लगाया जा रहा है इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्स एनफोर्समेंट, जिसको क्लोज लूप में दिया गया है। इसका मकसद क्या है, ये जो हम क्लोज लूप में दे रहे हैं इसका मकसद क्या है, इसका मकसद है लॉन्गिट्यूडनल स्टील को अपनी जगह रखना,
कंक्रीट को कन्फाइन रखना और क्लोज लूप बनाए रखना, ये ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट है। सो दिस इज द ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट, ये हो जाएगा ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। क्लियर है? अगर मैं इसी डायग्राम को यहाँ पे बना लेता हूं, अगर मैं इसी डायग्राम को यहाँ पे बना लेता हूं तो क्या होगा, देखिए, लुक एट दिस। सो हियर इट इज, दिस इज द बीम सेक्शन, this is the beam section, this is the support, ये हो जाएगा सपोर्ट, दिस इज द सपोर्ट। और इसमें हमने जो है यहाँ पे हमने टेंशन रेनफोर्समेंट दे रखा है, दिस इज द टेंशन रेनफोर्समेंट, और ये दे रखा है हमने कंप्रेशन रेनफोर्समेंट। और यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे हम लोग जो है ये दे दिया हमने, दीज आर द, ये हो जाएगा हमारे पास ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। ये मैं यूनिफॉर्म जो है डिस्टेंस पे दे रहा हूँ, लुक एट दिस, यू कैन सी इन द डायग्राम। तो यहाँ पे मैं जो इसमें दे रहा हूँ दैट इज नोन एज द ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। तो इसका जो नाम हो जाएगा वो क्या होगा, दिस इज द ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट, एंड यू नो दैट, उसके बाद में ये जानते हैं दिस इज द कंप्रेशन रेनफोर्समेंट, कंप्रेशन रेनफोर्समेंट, और ये हो जाएगा दैट इज द टेंशन रेनफोर्समेंट, दैट इज द टेंशन रेनफोर्समेंट। हम ये अच्छे से